नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की सीरीज है और यह टेस्टरी संख्या 11 है। टेस्टरी संख्या 10 है। हाँ, टेस्टरी संख्या 10 है। और आज का जो चैप्टर है वो विश्व इतिहास के कुछ विषय, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से यायावर साम्राज्य, जो मंगोल साम्राज्य है, उसके बारे में आज का यह चैप्टर है और यह टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 10। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों को बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। लेकिन हम विशेष रूप से यह जो कोर्स लॉन्च किया गया है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए किया गया है, तो जितने भी लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री वाले हो सुन लीजिए, समय बहुत कम आप लोगों के पास शेष है और मैं आप लोग का पूरा 11th और 12th की पूरी हिस्ट्री परीक्षा होने तक मैं आप लोग का कंप्लीट कराऊंगा। पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज मिलेगा, पूरी हिस्ट्री की आप लोग को पीपीटी नोट्स आप लोग को मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स आप लोग जाकर देखिए जो इसके पहले क्लासें हुई हैं, ठीक है। और पूरा आप लोग को 2500 से 3000 प्रश्नों की एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन वाले भी नोट्स मिलेंगे और पीपीटी नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध होंगे केवल 1499 रुपए की सीरीज में। तो जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी लोग गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। यायावर साम्राज्य मतलब मंगोल साम्राज्य के बारे में यह आपकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 10। कुल 9 टेस्ट सीरीज मैं करा चुका हूं। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न है कि मिस्र की सेना ने मंगोलों को क्यों हराया था। मिस्र की सेना जो थी वह मंगोलों को क्यों हरा दी थी। इसके पहले लेक्चर्स वीडियो चले हैं, लेक्चर्स वीडियो वाली अलग प्लेलिस्ट है, जाइएगा देखिएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां के वीडियो को देखिएगा। तो मिस्र की सेना ने मंगोलों को क्यों हराया था, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। देखिए मिस्र की सेना ने मंगोलों को क्यों हराया, 4 ऑप्शन है। क्योंकि मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि मंगोल कम विकसित थे। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि मिस्र की संयुक्त सेना को मंगोल प्रशासकों का समर्थन प्राप्त था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सही है वह है क्योंकि मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे। दरअसल मंगोलिया जो है वह चीन के करीब ही है, तो मंगोल शासक जो थे वह चीन पर आक्रमण कर रहे थे और चीन पर आक्रमण करके उसे जीत लेने के बाद उसी में रुचि ले रहे थे, ठीक है। इसीलिए वह जब आक्रमण होता है, जब मिस्र की सेना आक्रमण करती है तो वह ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मिस्र की सेना से मंगोल हार जाते हैं। व्याख्या देखिएगा, मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को मंगोल साम्राज्य के केंद्र में मोड़ दिया, ठीक है। वे मिस्र की सेना के खिलाफ केवल एक छोटी सी सेना भेजते हैं, परिणाम स्वरूप मंगोलों की हार हुई थी। नतीजतन मंगोलों ने मिस्र की सेना के खिलाफ एक छोटी कम संख्या वाली सेना को मैदान में उतारा था, ठीक है। और इस लड़ाई को, जो मिस्र और मंगोलों के बीच जो लड़ाई हुई थी, इसको क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है एन जालूत की लड़ाई। एन जालूत की लड़ाई, इस लड़ाई को एन जालूत की लड़ाई बोलते हैं। जो एन जालूत की लड़ाई जो हुआ था वह आपका 3 सितंबर 1260 को हुआ था। 1260 आप वर्ष याद रखिएगा, 1260 में एन जालूत की लड़ाई हुई थी जो मिस्र और मंगोलों के बीच में हुई थी, ठीक है। हमलावर मंगोलों पर मिस्र के मामलुकों की एक निर्णायक जीत थी, जिसने मिस्र और इस्लाम को बचाया था। कुल मिलाकर कुछ दिन पहले चंगेज खान ने मिस्र को, सीरिया को, अफगानिस्तान को, इराक को, ईरान को, कुल मिलाकर एशिया, यूरोप के तमाम जगहों पर, मध्य एशिया के तमाम जगहों पर चंगेज खान ने विजय पताका फहराया था। तो उसी चंगेज खान का जो जीत का बदला था उससे उन्होंने मिस्र की सेना ने लिया और उन्होंने इस्लाम को बचाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जबकि भाई मंगोल इसलिए हार गए ना क्योंकि वह चीन के चक्कर में पड़े थे, इसलिए वो हार गए, तो मिस्र कहाँ जीत पाता मंगोलों से। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगोल अपने झुंडों के साथ अपनी सर्दियों से लेकर, देखिए यह आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मंगोल अपने झुंडों के साथ
अपनी सर्दियों से लेकर गर्मियों की चारागाहों तक जाते थे और तंबुओं में रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था। दरअसल जो मंगोल लोग जो लोग थे ना, वह एक तंबू अपने साथ लेकर चलते थे। ठीक है, खानाबदोश लोग थे। ठीक है, खानाबदोश लोग थे तो अपने साथ तंबू लेकर चलते थे और उसी तंबुओं में वह रहते थे। जाड़ा गर्मी बरसात अपने साथ लेकर वह तंबू चलते थे। उस तंबू को क्या कहा जाता है? गिरस कहा जाता है, आंदा कहा जाता है, नैन कहा जाता है या राष्ट्र कहा जाता है। तो उस तंबू को गिरस कहा जाता है, गिरस कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मंगोल टेंट जो थे वह गिर्स में रहते थे और अपने झुंड के साथ सर्दियों से लेकर गर्मियों की चारागाहों तक यात्रा करते थे। मंगोल लोगों का एक विविध निकाय था जो भाषा की समानता से पूर्व में तातार, खेतान और मंचू और पश्चिम में तुर्की जनजातियों से जुड़ा हुआ था। मंगोल जो लोग थे अलग अलग समुदायों में विभक्त थे और अलग अलग भाषाएं थी उनकी। ठीक है, कुछ मंगोल जो थे पशुपालक, हमने शुरुआत में भी अपने लेक्चर वीडियो में भी हमने बताया था। मंगोल जो थे वह दो भागों में विभक्त थे। कुछ लोग पशुपालक थे और कुछ लोग शिकारी या संग्रह करता थे। ठीक है, ये मंगोलों की आधुनिक राज्य के क्षेत्र में भूमि के एक पथ में मध्य एशिया के मैदानों में खानाबदोश थे। अगला प्रश्न देखिएगा। मंगोल खान निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे? मंगोल जो शासक थे वह किस धर्म से संबंधित थे? चार ऑप्शन है आप लोगों का। शमन बौद्ध, या मंगोलिया का स्थानीय धर्म था शमन। ठीक है, शमन या बौद्ध, इस्लाम और ईसाई, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मंगोल जो लोग थे ना, वो धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता उनके पास नहीं थी। चंगेज खान ने जो रक्त बहाया, जो आक्रमण किया, जो उसने अपनी रक्त पिपासु प्रवृत्ति दिखाई, वह धर्मांधता के कारण नहीं दिखाई। इस्लाम में बहुत ज्यादा जो आतताई थे, चाहे औरंगजेब हुआ, चाहे तैमूरलंग हुआ, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ये लोग धर्मांध लोग थे। ये इन लोगों ने जो खून बहाया वो इस्लाम के धर्मांधता की वजह से बहाया, जबकि चंगेज खान ने जो रक्त बहाया वह उसका नैतिक आचरण था, उसका व्यक्तिगत नैतिक स्तर था। इसलिए उसने नैतिक जो उसका दृष्टिकोण था उसकी वजह से उसने वो कुकर्म किया चंगेज खान, लेकिन धर्मांधता की वजह से उसने कोई खून नहीं बहाया था। तो देखिए मंगोल जो थे वह समन और बौद्ध भी थे, इस्लाम और ईसाई भी थे। मतलब ए और बी दोनों है, मतलब वो कई धर्मों को मानने वाले लोग थे। विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मंगोल खान का मतलब मंगोलों से मतलब है। मंगोल खान स्वयं विभिन्न धर्मों से संबंधित थे। शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम। उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सार्वजनिक नीति निर्धारित नहीं किया। मतलब हम व्यक्तिगत ऐसा नहीं जहां आक्रमण किए कह दिए कि सब लोग मेरे धर्म को मानो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मंगोल शासकों ने सभी जातियों, समूहों और धर्म के लोगों से प्रशासकों और सशस्त्र टुकड़ियों की भर्ती की। मतलब हर धर्म के, हर जाति के क्षेत्र के लोग उनकी सैन्य टुकड़ियों में थे, मंगोलों के सैन्य टुकड़ियों में थे। तुर्क ज्यादा मात्रा में थे मंगोलों के सैन्य टुकड़ियों में। ठीक है, उनका जो समाज था बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक शासन था। ठीक है, जिसे अपने बहुलवादी संविधान से उन्हें खतरा महसूस नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। यासा शब्द का अर्थ क्या है? हमने आपको बताया था यास जो है आपका, यास भी कहा जाता है, यासा भी कहा जाता है। यास क्या है? यास का मतलब हमने आपको बताया था कानून। ठीक है, कानून या विधि संहिता, कानून या विधि संहिता को ही हम यास कहते हैं। ठीक है, तो चंगेज खान का अर्थ क्या है? चंगेज खान जो है, चंगेज खान यास क्या है? तो चंगेज खान की कानून संहिता, चंगेज खान की जो कानून संहिता है वो आपकी यास है। यास मतलब संविधान, मतलब समझिए विधि संहिता। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। यास का अर्थ नियम और कानून है। इन्हें चंगेज खान के शासनकाल के दौरान कुरुलताई द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो चंगेज खान के शासन के दौरान कुरुलताई द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये नियम मुख्य रूप से जो यास था, मतलब कानून था, विधि संहिता था। ये इसमें क्या नियम था? मंगोल सेना, शिकार, डांग व्यवस्था और सामाजिक सीढ़ी आदि संबंधित इसमें नियम थे। ठीक है, ये मंगोल आदिवासी समाज में प्रचलित परंपराओं और रीति रिवाजों का संकलन था। जैसा कि चंगेज खान ने एक ऐसी संस्था की स्थापना की थी जो पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। मतलब चंगेज खान ने जो संस्था बनाई थी उसमें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मंगोल शासन में व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला कर क्या था?
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मंगोल शासन में व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला कर था बाज। देखिए बाज, यम, यासा या इनमें से कोई नहीं। तो मंगोल शासकों द्वारा व्यापारियों द्वारा जो दिया जाने वाला कर था वह था यास, बाज। ठीक है, बाज था। तो विकल्प एक जो है वह आपका सही है, बाज। संचार और यात्रा में आसानी मंगोल शासन के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे और यात्रियों को सुरक्षित आचरण के लिए एक पास दिया जाता था। व्यापारियों ने इसी उद्देश्य के लिए बाज कर का भुगतान किया था। दरअसल ये बाज कर जो था वो व्यापारियों पर लागू था। ठीक है, व्यापारियों को बाज कर देना होता था और वह बाज कर क्यों देते थे व्यापारी? ताकि वह सुलभता के साथ, स्वच्छंदता के साथ वो व्यापार कर सके। ठीक है, जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, वहां पर व्यापार कर सके, इसके लिए भी वह बाज कर देते थे। तो जबरन वसूली करने वाली कर दरों के बजाय मंगोलों ने व्यापारियों को कर में छूट दी। चंगेज खान ने व्यापारियों को पासपोर्ट के रूप में पेशकश की, जिससे वे सिल्क रूट पर सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। मंगोलों ने व्यापारियों को कम ब्याज पर भी पैसे उधार दिए। मतलब व्यापारियों से बाज नाम का कर व्यापारी देते थे और साथ ही साथ अगर व्यापारियों को आवश्यकता होती थी तो चंगेज खान या मंगोल जो लोग थे वह कम ब्याज पर पैसे भी उधार में देते थे। कुबलई खां जो था ना, वो चंगेज खां का क्या था? पोता मतलब चंगेज खां के बाद वही शासक बनता है उसका पोता। कुबलई खां ने एक निश्चित और नियमित कर प्रणाली का भी आयोजन किया था। लोगों ने स्थानीय कलेक्टरों को अपने करों का भुगतान नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार को सिर्फ एक भुगतान किया। मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि मंगोलों का शासन जहां पर था तो वहां पर जो ऐसे प्रांतों में विभक्त था, स्थानीय सरकार को जो व्यापारी होते थे वो कर नहीं देते थे, वह सीधे अपने सेंट्रल को कर देते थे, मतलब मंगोल शासन में कर देते थे। ठीक है, अब हम शॉर्ट टेस्ट देखेंगे जिसमें केवल प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे, उसका उत्तर रहेगा। शॉर्ट टेस्ट प्रश्न संख्या 5। ये थोड़ा सा क्रम थोड़ा सा गलत हो गया है टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्रम से मतलब मत रखिए, बस ये जब समझिए। अब ये शॉर्ट टेस्ट है आपका। निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है? तो खानाबदोश जाति कौन सी है? हुड़, शक, मंगोल। खानाबदोश जाति कौन सी है? तो इनमें से सभी है, विकल्प डी। ये सभी लोग क्या हैं? खानाबदोश जाति हैं। हुड़ों का आक्रमण कब हुआ था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त वंश में हुआ था, अश्कनगुप्त के समय में हुआ। ठीक है, चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था? कियात, हुड़, फिनीशियन या कुरैशी? चंगेज खान मंगोलों के किस कुल से संबंधित था बताएं? कियात, हुड़, फिनीशियन या कुरैशी? किस कबीले से था मंगोल? हुड़ से तो था नहीं, कुरैशी से भी नहीं था, किससे था? विकल्प ए, कियात से। ठीक है, कियात से था। प्रश्न 7 देखिएगा, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? 1358, 1368, 1378 या 1388? तो 1368 में मंगोलों ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और युआन राजवंश का अंत हो गया 1368 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई थी वह उसमें कितने सैनिक शामिल थे? जब मैं लेक्चर्स वीडियो करा रहा था तो उसमें मैंने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया था। मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई है उसमें कितने सैनिक शामिल थे? 100 शामिल थे, 1000 शामिल थे, 10,000 शामिल थे या 1 लाख शामिल थे? तो मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई है इसमें कितने सैनिक शामिल थे? 10,000। 10,000 जो सैनिकों की जो इकाई थी वो सबसे बड़ी इकाई थी। और मंगोलों की जो सेना थी ना वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। हमने बताया था आपको, दशमलव प्रणाली पर मंगोलों की सेना आधारित थी। मतलब कि जैसे 10 सैनिक हुए, जैसे 10 जो मान लीजिए 10 सैनिक हुए तो 10 सैनिकों का एक सरदार हो जाता था। ठीक है, अभी इन जो सरदार थे वो भी 10 सरदारों का एक और बड़ा सरदार हो जाता था। तो ऐसा नियम जो था ना वह मुगलों में भी था। तो मुगलों ने मनसबदारी व्यवस्था किससे सीखी? मंगोलों से सीखी। मुगलों ने सैनिक प्रबंध भी मंगोलों से सीखी। ठीक है, तो मंगोलों की सेना में जो सबसे बड़ी इकाई थी वह 10,000 सेना की थी। प्रश्न 9 देखिएगा, मंगोलों का प्रिय पशु, 1 मिनट, मंगोलों का प्रिय पेय पदार्थ। देखिए, मंगोलों का प्रिय पेय पदार्थ एक प्रकार का शराब था। मंगोल जो थे शराब पीते थे,
तो उनका एक प्रकार का शराब था कुमिश। उस शराब को यह लोग क्या कहते थे? कुमिश कहते थे। तो मंगोलों का प्रिय पेय पदार्थ कुमिश, ठीक है, किस पशु के दूध से बनता था? घोड़ी, बकरी, गाय या ऊंटनी? तो किस पशु के दूध से मंगोलों का प्रिय पेय पदार्थ कुमिश बनता था? घोड़ी, बकरी, गाय या ऊंटनी? बताएं। तो विकल्प ए है घोड़ी। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? युआन राजवंश का अंत कब होता है चीन में? 4 ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। युआन राजवंश का अंत कब होता है? 1367 में, 1366 में या 1368 में? तो युआन राजवंश का अंत होता है 1368 में। ध्यान में इसे रखिएगा। देखिए, जो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, एकदम ज्यादा टिपिकल प्रश्न है, वह मैं खोजकर आप लोगों के लिए लाया हूं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और आप किसी प्रकार के संदेह में मत रहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना कम समय में हो जाएगा पूरा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि समय कम है सर, जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज दीजिए। अरे यार, देखते ही आप लोग कितना हो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ मैं पूरा का पूरा करा दूंगा। ठीक है, और जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जो भी लोग करना चाहें कर सकते हैं। इसमें टीआरई 3.0 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं इसी फीस में एकदम निःशुल्क मैं पूरी तैयारी कराऊंगा टीआरई 4 में भी। ध्यान में रखिएगा, जो लोग एडमिशन लेंगे, अगर टीआरई 3 में न हो पाए तो टीआरई 4 की भी तैयारी इसी फीस में कराऊंगा। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं ये चाहूंगा कि आप टीआरई 3 में हो जाए और आप निकलते बनिए। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी मटेरियल मिल रहे हैं रामबाण है, परीक्षा तक होने तक इसे आप अच्छे से देखते रहें। धन्यवाद आप लोग को।